हेलो सर। पूछो, एक एक करके पूछो। सर दो केसेस है, दोनों भी केस मेलेज्मा के है, हाइपर हम्म पिगमेंटेशन व्यंग हम्म के। हम्म एक पेशेंट है 40 ईयर ओल्ड और एक है 35 ईयर ओल्ड की। 40 ईयर की ओल्ड है, वो मेनोपॉजल के स्टेज में है सर। हम्म तो उसको मेलेज्मा दिख रहा है, हाइपर पिगमेंटेशन दिख रहा है सर। हम्म उन्होंने बहुत एलोपैथिक के मेडिसिन भी ले लिए है, हम्म तो कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। हम्म तो इस केस में हम कैसे विचार कर सकते हो? 35 ईयर की जो है, उन्होंने स्टेरॉइड बहुत लगाया है सर, उसके वजह से उसे मेलेज्मा दिख रहा है। तो हम्म। इस केस में हम कैसे विचार कर वो सकते हैं व्यंग सर? का एक लेख है, वो भेजा था ना मैंने आपको, आपको ही भेजा था क्या? हाँ सर, मुझे ही भेजा था। हाँ, तो व्यंग में क्या है, जो संप्राप्ति बनती है वो पित्त और वात से संप्राप्ति बनती है। और इसमें रुक्ष गुण जो है वो प्राधान्य करके है। ठीक है। तो जो द्रव्य देने हैं आपको, तो वो जो देने हैं वो स्निग्ध और वर्ण्य इस प्रकार के देने हैं। अब ये संप्राप्ति किससे बनती है, उसके अलग अलग रीजन है। जैसे मेनापॉज के बाद अगर संप्राप्ति बन रही है, तो वात का कारण ज्यादा रहता है। शुक्र का मुख जो है वो शुक्र की अभिव्यक्ति का स्थान है ना। तो उसमें आने वाली रुक्षता जो है वो मुख पर दिखेगी। ठीक है। उसमें पित्तानुबंध जब अगर होगा तो वो दिखेगा। धूप में जाने वाले लोग रहते हैं, उसमें जो है व्यंग रहता है। तो क्या है, उसका कारण जो है, उसके जो हेतु है वो उस प्रकार से देकर हमें स्निग्ध और वर्ण्यकर उपचार करने चाहिए। ठीक है ना। तो ये यस। किससे होता है इस पर निर्भर रहता है। मेनोपॉज के बाद हो रहा है तो शुक्र का विचार करना है। मधुर इस प्रकार के द्रव्य जो रहते हैं, शुक्रवर्धन करनारे द्रव्य रहते हैं, वो पेट में देने चाहिए। शतावरी कल्प जैसे ये अनंता यष्टि जैसे कल्प जो है वो लेप करके देने चाहिए दूध दूध के साथ। बराबर है। विष से यस उत्पन्न सर। अगर हो रहा है तो श्री चंदन लोद्र जैसे चूर्ण जो है वो दूध के साथ उसका लेप देना चाहिए। दूध के साथ ही लेप देना व्यंग में। हाँ, क्योंकि पानी के साथ दिया तो रुक्षता आ जाती है। हाँ, तो दूध के साथ दे दो, उसमें थोड़ा घी डालो, इस प्रकार से वो जो है लेप देने हैं। धूप में जाने के बाद उस प्रकार का व्यंग दिख रहा है तो दूध यष्टि, शतावरी इस प्रकार के लेप देने। मेनोपॉज में दिख रहा है तो उसमें शतावरी, यष्टि, चारोली, इस प्रकार के जो है द्रव्यों का प्रयोग करना। और पेट में भी उसी प्रकार का करना। ऐसे कर किया जाए तो ही जाते है व्यंग। ठीक है। और नस्य का प्रयोग करना। ठीक है। तो मुख्य द्रव्य जो सर आए नस हैं व्यंग व्यंग में, नस से कौन सा यूज कर सकते हैं सर? यष्टि कुमकुम आदि मधुनस्य तेल मैंने का कर देखी है। सकते हो, यष्टि का तेल का कर सकते हो, वर्णेकर गण जो है वो तेल में सिद्ध करके उसका कर सकते हो। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है वो कर सकते हो। ठीक है ना। हम्म। और क्या बोल रहा था मैं? हाँ, कौन से द्रव्य आए हैं व्यंग में, शास्त्र में तो लोध्र आया है ना। मंजिष्ठा आई है, अर्जुन आया है, चारोळी आया है, यष्टि आया है, जीवनी गण आए हैं। ऐसे बहुत सारे द्रव्य आए हैं, है ना। उनका उस प्रकार से विचार करके मंजिष्ठा कब यूज करनी, विषजन्य हेतु है इस प्रकार से है तो मंजिष्ठा का प्रयोग करना, है ना। अपतर्पणजन्य संप्राप्ति है मेनोपॉज के बाद आने वाली, उसमें प्रकार से तो यष्टि, शतावरी इसका इस प्रकार से लेप करना, चारोळी का लेप करना। त्वचा विकार है और उसमें व्यंग के इस प्रकार से दिख रहा है तो लोध्रा आदि जो चीजें है उसका लेप करना। इस प्रकार से थोड़ा बहुत चेंजेस करके ये कर सकते हो। और पेट में दवाई। तो शुक्र का विचार, रक्त का विचार, मांस का विचार, विष का विचार, ये विचार करके जो देने द्रव्य। एखादा तेल देना, अगर त्वचा रुक्ष है, वहां का प्रदेश रुक्ष है, तो एखादा वर्णेकर जो ये है तेल है सिद्ध करके देना। मंजिष्ठा का तेल, मंजिष्ठा से बनाया हुआ तेल, ऐसा कुछ तेल देना। तो ऐसा किया तो जाते हैं व्यंग। है कि नहीं। यस सर। यस सर। थैंक यू थोड़ा सर। टाइम लगता है पर जाता है। हाँ सर। हम्म, पूछो और। हेलो हम्म सर, नमस्कार। हाँ, बोलो। सर एक पेशेंट है, 32 फीमेल पेशेंट है, अनमेरिड है। हम्म सर उसको एलोपैथिक में मल्टीपल स्क्लेरोसिस से डायग्नोज किए 10 इयर्स एगो। हम्म तो अभी जो उसके सिम्टम्स हैं, वो उसको जब भी जो उसका मैंने हेतु निकाले हैं उसके अंदर सर रात्रि जागरण, बासी खाना
और कॉफी का इंटेक ज्यादा था, और 6 मंथ जो उसकी जॉब रही थी वहाँ पे उसने मोमोज और कॉफी जो उसका डेली का रहता था, लगभग मतलब एक दिन छोड़ करके ऐसा डेली रहता था। और अभी भी उसको ना मतलब जब पीरियड्स आते हैं तो उसको क्रेविंग रहती है, पीरियड्स आते हैं तो क्रेविंग रहती है चॉकलेट्स की। और उसके अभी जो सिम्टम्स हैं वो ये है कि जब भी उसको अटैक आता है तो उसको विजन की प्रॉब्लम होती है, मतलब उसको दिखना धीरे धीरे कम होने लगता है। और क्या क्या होता है अटैक में? और वीकनेस लगती है लोअर लिम्स और अपर लिम्स के अंदर। और उसने ये बताया कि एक उसको पीनट बटर भी वो बहुत खाती थी, और अभी जब रात को सोती है तो उसको मतलब हैवी मतलब ब्रीथिंग होती है, मतलब जब लेटने लगती है तो उसको ब्रीथिंग लेने में मतलब इजी नहीं लगता उसको। क्या होता है? और ज्यादा ब्रीथिंग सांस लेने में तकलीफ लगती है उसको। और जब वो बहुत ज्यादा बोलती है, मतलब उसका काउंसलिंग का कुछ ज्यादा रहता है, वो मतलब ट्रेनर है एक तरीके से, तो उसको जो क्या मतलब होता है, क्या बोले? अभी नहीं समझा, क्या बोल रहे? श्वासक्रियता के बाद क्या बोले? वो ट्रेनर है सर, वो जब वो बोलती है तो मतलब उसको मतलब ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है जब वो बहुत ज्यादा बोलती है। तो अभी उसका और तो एक उसको फ्रैक्चर हुआ था, और 90-20 के अंदर उसको ऐसा डॉक्टर ने बोला था कि पाइल्स जैसा कुछ है, और उसने अपना वेट भी अभी डाइट से मतलब रिड्यूस किया है 96 kg से 84 kg, और एलोपैथी में स्टेरॉइड वगैरह चल रहे थे तो वो उसका भी बंद हो गया, स्टेरॉइड तो नहीं दे रही किसी टाइप का। पहले उसका फ्राइड खाना ज्यादा रहता था, तो मुझे तो सर उसकी मज्जा धातु की दृष्टि लग रही है सर, थोड़ा उसके बारे में हो गया। देखो, ऐसे जो हेतु रहते हैं, जागरण, रात को खाना खाओ, विरुद्धासन करो, है ना, ये सब ऐसे जो गलत गलत हेतु है ना, वो सभी व्याधियों के हेतु बताए गए हैं, है ना। तो इनमें इन्वॉल्वमेंट जो दोषों की रहती है वो सभी दोषों की इन्वॉल्वमेंट रहती है, हाँ। और दुष्य भी सभी बराबर से हुए रहते हैं। मुख्य जो है फिट आना, ऐसे वेग आना, ये वात का और रक्त की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहती है, बाकी धातुओं की भी रहती है और इनकी ज़्यादा रहती है। रक्त धातु को बोला है कि रक्त धातु अगर खराब हो गया तो सभी धातुओं की खराब करने की क्षमता उसमें है, ऐसा बोला गया है। जैसे रस हुआ तो भी वो धीरे धीरे करेगा, पर रक्त है वो सभी धातुओं का, उसका काम ही जीवन है। तो ये दोनों धातुओं पर काम करना पड़ता है, हेतु जो है वो बंद करने पड़ते हैं। ऐसा एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं है कि ये देने के बाद ये सब कुछ ठीक होने वाला है। समझ में बात आ रही है? आपको अभी काम क्या करना है, सब हेतु वेतु सब जो है बंद करना, हाँ, ठीक है। उसका पाचन अच्छे तरह से करना, हाँ, मीन्स उसका रसपाचक देना, रक्तपाचक देना, हाँ, और जो लक्षण दिख रहे हैं उसके अनुसार पाचन दे दो पहला, ठीक है। और पाचन देने के बाद, हेतु बंद होने के बाद थोड़ी थोड़ी केस जो है वो समझ में आने लगेगी अभी करना क्या है। समझ में बात आ रही है? ऐसा कोई एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देकर होने वाली केस नहीं रहती, उसको बार बार चेंज करना पड़ने वाला है आपको, ठीक है। क्योंकि श्वासोच्छ्वास था, उसने वजन भी कम कर दिया, है ना। अचानक से वजन कम करना ये भी एक हेतु है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? तो उसका ना अभी पतंजलि से मतलब ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे न्यूरोग्रिट हो गया और इम्यूनोग्रिट हो गया और आई ग्रिट हो गया, इस तरीके की मेडिसिन चल रही है उनके ना। उससे उनको काफी रिलीफ है, अगर वो मतलब मेडिसिन ड्रॉप करते हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है। आयुर्वेदिक का है कि मॉडर्न मेडिसिन है? आयुर्वेदिक से, पतंजलि की आयुर्वेदिक। तो उसमें क्या है क्या मालूम ना हमें, ठीक है ना। तो सामने केस होनी चाहिए, और हेतु बंद होने के बाद, पाचन अच्छी तरह से होने के बाद जो है हमें क्योंकि सिरा कंडरा जो है रक्त से बनती है ना, इसलिए आक्षेप पक्षाघात उसमें वो रक्त का विचार करना पड़ता है, बराबर है ना। तो ऐसे केसेस में सभी धातुओं का विचार करना पड़ता है, एक धातु की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती। हाँ, अचानक से वजन कम करना ये भी गलत रहता है। हाँ, श्वासोच्छ्वासता भी है। हाँ, श्वासोच्छ्वासता सिर्फ इससे वात से ही नहीं आएगी, रक्त धातु खराब होने के बाद भी आ सकती है। समझ बात आ रही है? तो इसीलिए, और ये रात्रि विरुद्धासन ये सब जो दुष्टि है वो रस दुष्टि रक्त दुष्टि करती है, तो पहले पाचन देना करना पेशेंट का। पाचन करने के बाद गौरवादी जो लक्षण है, श्रोतरोध के लक्षण है, जो जो लक्षण है वो बहुत कम हो जाते हैं। ये कीचड़ जैसा रहता है ऐसे पेशेंट कि सभी हेतु हैं और बताओ, ऐसा नहीं, प्रोटोकॉल नहीं होता उसका। तो पाचन देकर क्या कर सकते हैं, पाचन देना और हेतु बंद करना, ये करने के बाद क्या होगा, वो कीचड़ साफ हो जाता है, और फिर जो मूल लक्षण है जिस पर काम करना पड़ेगा, हमें काम करना चाहिए, वो लक्षण उभर आते हैं। और फिर वो उभर आने के बाद निदान करके जो है चिकित्सा करना। अभी एक आधा द्रव्य देकर नहीं कुछ होगा, हाँ, तो उसको विश्व, रसपाचक, रक्तपाचक, इस प्रकार से पाचन पहले करो। और फिर
15-20 दिन के बाद जो है क्या लक्षण कम होते हैं, किस प्रकार से हैं, वो सब करो। हाँ, वेग जो है वात के कारण होता है, पर वो ये वात जो है वो बाकी के दोषों के कारण भी बढ़ता है, मार्गोरोध जलने जैसा। तो तो ये सब विचार करो। डायरेक्ट एक प्रोटोकॉल मत दे, 15-15 दिन के बाद ट्रीटमेंट चेंज करनी पड़ती है, 15-15 दिन के बाद पेशेंट को बुलाना, इस प्रकार से करोगे तो कुछ गाड़ी जो है वो हाईवे पर आ जाएगी। ऐसा नहीं। ठीक, थैंक यू। ऐसा नहीं, पर हेतु बंद करो। कोई भी पतंजलि की या फिर कोई भी दवाई से काम नहीं होने वाला। इतने हेतु है तो हेतु बंद होनी चाहिए, है ना। जागरण कौन से नई व्याधियों का हेतु है, बहुत से व्याधियों का हेतु जागरण है ना, बराबर है ना। विरुद्धासन किसका हेतु नहीं है। हाँ, ज्वर से लेकर लास्ट तक विरुद्धासन ये हेतु है, बराबर है ना। तो संप्राप्ति को मल्टीपल एंगल रहते हैं ऐसे। जब हेतु इतने रहते हैं, हेतुओं का बल इतना रहता है ना, तो उस प्रकार से करो। पेशेंट को बोलो बदलना पड़ेगा, नहीं बदलोगे और कोई दो दवाई चालू है और उससे ठीक होगा, ऐसा नहीं होने वाला, किसी भी दवाई से नहीं होने वाला। तो उनको 2 टाइम खाना खाना, पानी जो है वो अभिसंधि नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से शुंठी सिद्ध जल या फिर उसके पेशेंट के अनुसार कौन सा सिद्ध जल देना है वो जल देना। खान पान में जो है वो हमारे आयुर्वेद के अनुसार जो खान पान है, फल की सब्जियां खाना, इस प्रकार का खान पान देना। हाँ, ये सब करके पाचन करना, फिर जाके पता चल जाती है 15-20 दिन के बाद कि क्या असल में क्या करना है हमें। नहीं तो ये सब व्याधि संकर, हेतु संकर, सभी संकर रहता है। पता नहीं चलता क्या करना। ठीक है ना। हाँ, तो ऐसा करो। तो रक्त धातु और वात इन दोनों का विचार करना। बोलो। हेलो सर। बोलो। एक 35-year-old मेल पेशेंट है, डिवोर्सी है। 2 साल पहले उसका डिवोर्स हुआ है। सिंगापुर में थे वो, अभी उधर ही शादी करके गए थे, लेकिन डिवोर्स होने के बाद अभी इधर ही आए हैं। तो उनको मेन कंप्लेंट उनकी एलोपेशिया की है। मेल है क्या पेशेंट? हाँ, मेल पेशेंट है। हाँ। एलोपेशिया मतलब बहुत ऐसे ये नहीं हुआ है, बालनेस बहुत नहीं है, लेकिन बाल बहुत गए हैं, ऐसे स्काल्प दिखाई दे रहा है काफी अच्छी तरह से। तो अभी मैंने ट्रीटमेंट चालू की है, तो बाल गिरना तो कम हुए हैं उनका। लेकिन कितने अभी महीने नए हुए बाल हैं ट्रीटमेंट लेकर? अभी 3 हफ्ते 2। तो होने तो दो, सब्र तो रखो। हाँ, नहीं उसका मतलब एक तो मानसिक भी हेतु तो मिल ही गए हैं, डिप्रेशन में वगैरह था जिसके वो। शोकादि हेतु जिनके हैं उनमें हाँ, उनमें जो है घृत का प्रयोग करना। शाम को 5 बजे 6 बजे ऐसे घृतपान देना। मैंने हाँ वो तो है और मैंने अभी ऐसे सोचा था कि विरेचन के बाद उनको नारसिंह रसायन चालू करूं। कर तो सकते हैं, ठीक है। कर सकते हैं, कर सकते सुबह। विरेचन मैंने ऐसे प्लान किया है, क्योंकि पित्त प्रकृति भी है और उनको हो जाएगा वो। मतलब अम्ल पित्त के भी लक्षण थे। तो वो अभी काफी मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थे, काफी रिलीफ मिला है उसमें। ही इज हैप्पी, मतलब जो मल समाधान कारक था और अपमान रहता था और जो भी सारे ये थे। अभी ज्यादातर तो वर्क फ्रॉम होम है। वैसे उन्होंने भी खुद की अभी दिनचर्या काफी चेंज की है, योग के योगासन या क्लास लगाया, बताया सुबह जल्दी वगैरह ये सब। इसके लिए मैंने वो केस भी ले ली। तो ठीक, तो मुझे वही पूछना था कि नारसिंह रसायन ठीक रहेगा ना, मतलब ऐसे गौरवर्णीय पेशेंट है, पित्त कफज प्रकृति बोल सकते हैं ऐसे। रह सकते, प्रॉब्लम। हेरिडिटरी ऐसी कुछ नहीं है उसके घर में कि ऐसे एलोपेशिया की। ठीक है, या फिर वो जेपाल का लेप लगाना और ये सब नहीं, भी ऐसा कुछ लोकल मत करो, ऐसा कुछ नहीं। करने की कुछ जरूरत नहीं है ना, कुछ बस नहीं। अच्छा तेल दो लगाने के लिए, जो आंवला यष्टि बिष्टि सिद्ध हो, अच्छा सा तेल दे दो और इस प्रकार से करो, लेप बीप दे दो। ठीक है। और वात वात पित्त की चिकित्सा करो पेट में। घृत देना है तो मतलब कौन सा घृत आप मतलब महातिक्त घृत वगैरह? अभी उसको शौक है ना, महाकल्याण घृत दे दो उसको, है ना।
तो घृत गर्म पानी के साथ लेने के लिए बताना। 1 चमचा गरम करके घृत लेना है, उस पर गर्म पानी पी सकते हो शाम के टाइम, शाम के टाइम। 4:30-5। नेक्स्ट पूछो। सर आपने कल का मैसेज में मैंने पढ़ा, आप वो इसमें डॉक्टर्स डे के इसमें कि कोई एलोपैथिक मेडिसिन कैसे काम करता है ये अपने को सीखना चाहिए, लेकिन वो किस धातु पे जा रही है, कर रही है एलोपैथिक का मेडिसिन और इसका कैसे पता, हाँ कैसे करना। तो वो जो द्रव्य है जिसको करनी पड़ाई तो कर सकते हैं, जो द्रव्य है जो भी पैरासिटामोल है, तो एसिटामिनोफेन जो देखना, उसकी फार्मेकोलॉजी देखने के बाद ड्रग का लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो रहता है वो देखना। आप वो उसको फार्मेकोलॉजी की बुक भी नहीं, आप ड्रग्स टुडे में भी देख सकते हो। तब वो देखने के बाद आपको पता चलेगा उसका एडवर्स रिएक्शन क्या क्या है। तो वो एडवर्स रिएक्शन जब आते हैं, तो सपोज एक का एडवर्स रिएक्शन आ गया कि ये गैस्ट्रिक अपसेट निर्माण करता है, ठीक है। हाँ, फिर आ गया कि ये वीकनेस आ जाता है इससे। हाँ, ऐसे जो लक्षण जो है उसका समुच्चय बनाकर वो लक्षण समुच्चय किस धातु की ओर इशारा करता है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो वो इशारा पता चल जाता है, समझ में आ रहा है कि ये दवाई लॉन्ग टर्म लेने के बाद 5-6 साल लेने के बाद ये धातुओं पर उसका काम ज़्यादा जाता है। यकृत पर उसका हिपैटोटॉक्सिक, कई अगर बोल दे हिपैटोटॉक्सिक तो हमें डायरेक्ट यकृत मिल जाता है। हाँ, तो यकृत मिल जाए तो रक्त धातु मिल जाता है, तो काम रक्त पर करना। अगर कोई दवाई हिपैटोटॉक्सिक है लॉन्ग टर्म यूज करने के बाद, तो हमें यकृत पर काम करना चाहिए, रक्त पर काम करना चाहिए, है ना। ऐसा इस प्रकार से धातु अवयव ऐसे मिल जाते हैं। समझ में बात आ रही है? हाँ, ऐसे एक अच्छा इंटरेस्ट करके वो पढ़ाई कर सकते हो आप। तो उससे हमें पता क्या चलता है, एटलीस्ट ये तो पता चलता है कि अगर वो ड्रग विड्रॉ कर दिया जो भी है, तो एटलीस्ट ये सिम्टम जो पेशेंट लेकर आया है ये ड्रग इंड्यूस सिम्टम है, एटलीस्ट इतना तो पता चले तो भी बहुत है। तो ड्रग कम करने के बाद ये सिम्टम जाएगा, ये भी, क्योंकि हम वो सिम्टम जो है वो हमारे दोष समोच्चा में ले लेते हैं, है ना, व्याधि कौन सा है ऐसा करके। पर वो जो सिम्टम है जो भी होगा वो ड्रग इंड्यूस सिम्टम अगर होगा, तो फिर जब तक ड्रग चालू है तब तक वो सिम्टम नहीं कम होगा, बराबर है ना। हाँ, तो कितना भी आप कुछ भी काम कर लो, है ना, जब तक वो ड्रग चालू है तब तक वो सिम्टम नहीं कम। ऐसा हर दवाई जो आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन में जो दवाइयाँ हैं वो सेपरेट निकालो और उतनी पढ़ाई करो। वो 25-30 दवाइयों से ज़्यादा नहीं रहती, जो कॉमन दवाइयाँ हैं, है ना। तो एंटासिड कौन से, अभी जो पेंटाप्रोजोल ज़्यादा है, रेबेप्रोजोल ज़्यादा है, तो उनका पढ़ाई करो। तो पेंटाप्रोजोल क्या करता है, यकृत दुष्टि करता है, रस दुष्टि करता है ना, आमाशय दुष्टि हो जाती है। तो ऐसे निकाल कर पेंटाप्रोजोल है, रेबेप्रोजोल है, कई एंटीबायोटिक है जो कॉमन अभी प्रयोग कर रहे हैं, ब्लड थिनिंग एजेंट है, वो क्या करते हैं, है कि नहीं। ऐसे अलग अलग काम करोगे तो वो ये हो जाता है। समझ में आ रही है? अब बीटा ब्लॉकर है, तो बीटा ब्लॉकर क्या क्या करता है, हृदयस्थ मांस धातु पर काम होता है उसका, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम कर देता है, उसकी आकुंचन और ये कम कर देता है, तो उसका गामित वो उस प्रकार से है। तो वो अगर कम कर दिया तो क्या होने वाला है, हाइपरट्रॉफी आने वाली है ना, वेंट्रिकुलर कुछ भी है। तो मांस धातु हमें बढ़ाना है, अगर वो बीटा ब्लॉकर कम करना है तो हृदयस्थ मांस धातु का वर्धन करना है ना। तो वो किससे कर सकते हैं, तो आचार हृदय है, गुड़ है, शतावरी है, शालीकरणी है, ऐसे द्रव्य। तो इस प्रकार से हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, बराबर है ना। ऐसा वो कौन से बोले सर आपने, बुक्स कौन से बोले, वो किस से पढ़ने का? नहीं, अगर वो करनी हो तो ड्रग्स टुडे में भी मिल जाएगा, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। धातु हाँ, आपको ज्यादा ही पढ़ाई करनी है तो फार्मेकोलॉजी की बहुत अच्छी त्रिपाठी की बुक है, सातोस्कर भांडारकर हमने पढ़ी है, तो वो हम पढ़ते थे क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी इंडियन इस प्रकार की है, तो वो भी बुक पढ़ सकते हो। पर इतना डीप क्या करना है पढ़ करना, है ना। हम तो दवाई हमें सिर्फ उतना पता चलना चाहिए वो दवाई लॉन्ग टर्म देने के बाद कौन सी धातु की दृष्टि करती है ना, कौन से लक्षण ये दवाई से इंड्यूस है ना। इतना पता चल जाए तो भी बहुत है, बराबर है ना। ताकि मैं कोई दवाई अगर कम कर दूं
तो मुझे कौन से धातु पर पहले काम करना पड़ेगा, है ना, वो पहले मुझे डिसाइड करना चाहिए, तब जाके मैं वो दवाई कम करूँ ना, इस प्रकार से। समझ बात आ रही? ऐसे। ओके सर। क्योंकि ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वो अगर 5-6 दवाई खा रहा है और हम उसके सिम्टमेटिक कर रहे तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि बहुत से सिम्टम जो है वो ड्रग इंड्यूस्ड सिम्टम्स है। हाँ, जिसको हम मान रहे कि ये आहार विहार से हुआ है, ऐसा मान रहे हो, ऐसा नहीं है, ये ड्रग इंड्यूस्ड सिम्टम्स है। तो ड्रग इंड्यूस्ड सिम्टम्स के लिए ड्रग कम करना ही ट्रीटमेंट होगी, बराबर है ना? तो इस प्रकार से करना है। ओके सर। और ये बहुत फार्माकोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं, ये 20-25 दवाइयों में काम होने वाला है, दवाइयों का ये है खेल। ऐसा। कई दवाइयां हैं, और जैसे फार्माकोलॉजी पढ़ोगे तो बोलेंगे ये दवाई का एक्सक्रीशन जो है वो स्वेटिंग से है, बराबर है ना? तो हमें ये पता चलेगा कि ये दवाई जो है वो मेल धातु पर जाएगी, और इसका एक्सक्रीशन अगर स्वेट से है तो स्वेदवाहिनी दुष्यंती, स्वेदवाही जो है वो उसमें कुछ भी आएगी, दुष्यता आएगी, और उसमें जो अगर दुष्यता आ गई, उसमें दोष निर्माण होगा तो त्वचा विकार भी बढ़ेगा, बराबर है ना? या फिर लोम निकलेंगे, खराब होंगे, तो वो लिंक समझ में आती है ना कि ये दवाई ये जाती है, बराबर है ना? कई दवाई है तो इसका एक्सप्रेशन ये है, वृक्क होगा, है ना? रक्त मेद प्रसादात वृक्क, तो रक्त और मेद का विचार करके हमें काम करना चाहिए, है ना? ये अलग से थोड़ी पढ़ाई कर सकते हैं आप आपको थोड़ा इंटरेस्ट है तो, है ना? इस प्रकार से। हॅलो सर, बोल. तुम्ही मानसिक हेतू ज्यांच्यामध्ये म्हटलं त्यांच्यामध्ये 5-6 वाजता संध्याकाळीच का गृहपान करायचंय, म्हणजे जेवल्यानंतर किंवा स्वप्नात कुठल्याचं? आली ते व्यंगाचं? मानसिक हेतू आता जे म्हटलं तुम्ही संध्याकाळी घृतपान करा. हा, संध्याकाळी घृतपान करा. संध्याकाळी घृतपान करा म्हणजे काय, सायंकाळ हा तमाचा आहे, आलं लक्षात? हां, तुम्हाला अँक्झायटी येणं, कंटाळा येणं, बास करावं असं वाटणं, मनाची हे सगळं जे प्रकरण आहेत, म्हणजे विषाक्तता जी काही मनाला येणार आहे, ती रात्री संध्याकाळची सुरू होते. सायंकाळी म्हणून त्या टायमात जेवायचं नसतं आणि अनेक गोष्टी सांगितलेल्या आहेत, निर्णय घ्यायचे नसतं. आलं लक्षात? तर त्या उदान काळात ते दिलं तर उरस्थान उदानस्य नासानाभि गलांशरेत वाक प्रवृत्ती प्रयत्न ऊर्जा हे सगळं जे आहे ते उदानाला मिळतं, आणि मग ते जे काही मानसिक शोक बी काय त्याची ताकद, त्याची मनाची ताकद वाढते, है की नाही? त्यामुळे मनावर काम करणारी औषधं रात्री देणं, म्हणजे मॉडर्नवाले पण काही सेडेटिव्ह जे आहेत ते संध्याकाळच्या सजेस्ट करतात, बरोबर आहे की नाही? असं. पण खूप पण रात्री नाही, कारण घृत आहे ना ते त्याला अग्नी लागतो. एकच चमचा प्यायचं आणि संध्याकाळचं प्यायचं. ओके. अजून बोला. काय आहे का प्रश्न? अजून कुछ है क्या प्रश्न? हेलो, बोलो. हेलो, हाँ सर, नमस्ते. नमस्ते, बोलो. सर, बहुत सारे पेशेंट रहते हैं सर जो हमेशा कंप्लेन करते हैं कि पूरे बॉडी में हमेशा पेन रहता है, तो उसमें कैसे विचार करेंगे? मतलब ओबीस हैं बट इससे पूरे बॉडी में हर समय पेन रहता है. अंगसाद है ना, अंगसाद पेनकिलर खाना लक्षण रहता है किसका है? अंगसाद ये आम का लक्षण है, अंगसाद ये ज्वर का लक्षण है, बहुत से व्याधियों में अंगसाद आया है कि नहीं? तो ये कॉमन है ना? तो वो व्याधि के अनुसार जाएगा, बराबर है ना? मोस्ट ऑफ द में आमावस्था रहती है, इधर दर्द है, उधर दर्द है, सब जगह दर्द है, ऐसा रहता है ना? ये वायु जो है ना वो गतिशील है, पूरे शरीर में ऐसा घूम रहा है, दोषों को लेकर घूम रहा है, वात को लेकर घूम रहा है, पित्त को लेकर घूम रहा है, हर स्रोतों में घूम रहा है, जहां जहां सूक्ष्म स्रोतों से वहां घूम रहा है, बिना कुछ दिक्कत, बिना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन घूम रहा है, है ना?
और शरीर में आमावस्था आ गई और शरीर में कुछ ये आ गया तो अवरोधजन्य संप्राप्तियां आती है। तो घूमने के वक्त उसको अड़चन महसूस होती है, वायु को इधर अड़चन होती है, उधर अड़चन होती है, जहां जहां आम गया है वहां वहां अड़चन होती है। रसगत आम गया तो पूरे शरीर में गुरुता आती है ना। तो फिर पूरे शरीर में दर्द होता है, इधर दर्द होता है, उधर दर्द होता है, आलस्य रहता है, क्योंकि गति नहीं है ना, गति में रुकावट आ गई, बराबर है ना। हाँ जी सर। तो इसलिए क्या करो, सिम्टम्स जो है पढ़ाई के लिए अलग अंगसाद है तो अंगसाद कहाँ कहाँ आया है वो देखना। हाँ तो और हर एक का पढ़ाई का जो तरीका है ना ऐसा ऐसा बदलो। जो अब हम तो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं ना, ऐसे अध्याय को पढ़ के ऐसे पूरा ग्रंथ पढ़ते, तो आप अलग अलग तरीके ले लो पढ़ाई के। एक आधा लक्षण है वो कहाँ कहाँ आया है, फिर वो लक्षण वहां वहां जब आया है तो उसके टीका में उस लक्षण का अर्थ क्या क्या दिया है ग्रंथकारों ने। हाँ अगर अरुण दत्त अंगसाद को क्या बोल रहे हैं तो हेमाद्री क्या बोल रहे हैं, ढल्लन क्या बोल रहे हैं, ऐसा देखो। तो उस लक्षण की तरफ जो है हमारा ज्यादा पढ़ाई होती है और अलग से पढ़ाई होती है और पढ़ाई में और इंटरेस्ट आ जाता है, ऐसा है। ओके थैंक यू सर। ओके हेलो सर। बोलो। एक 28 इयर्स ओल्ड मेल पेशेंट है सर। मतलब हाथ को पसीना आता है, बॉडी में इचिंग रहती है, राइनाइटिस की कंप्लेंट रहती है। हाथ और को वो क्या आता है? हाथ को पेशेंट पसीना आता है, स्वेद रहता है। हाँ और पसीना आता है। हाँ सर। तो उसका नहीं, काम इसके क्या है, तो आगे ड्राइवर क्या है बोले? सर। हाथ को पसीना आता है, उसके बाद क्या बोले? हाथ को पसीना आता है सर, बॉडी में पूरी इचिंग रहती है सर। और राइनाइटिस की कंप्लेंट रहती है सर। तो हर रोज हफ्ते में एक बार एविल के इंजेक्शन को एडिक्ट हो गया है। तो उसका ऑक्यूपेशन क्या है, तो वो ड्राइवर है सर। तो हफ्ते में 4 दिन वो नाइट ड्यूटी पे ही रहता है सर। तो उनका ट्रीटमेंट प्लान कैसे कर सकते हैं? उसके हेतु वो तो निकालो ना, ऑक्यूपेशन इसमें क्या है? छोड़ने के लिए कंडू है, प्रतिशाय है, ये हेतु सब संतर्पणजन्य है ना। हाँ बराबर है, हेतु संतर्पणजन्य है ना सभी। यस सर। हाँ तो अपतर्पण ये चिकित्सा रहेगी, मुख्य जो चिकित्सा का भेद है वो अपतर्पण रहेगा। जो कुछ करना है हमें अपतर्पण जन्य करना है, बराबर है। हाँ अब देखो, कफ का बड़ा है क्या, क्लेद बड़ा है क्या, कृमि बड़े हैं क्या कोई हेतुओं से, वो निकालो, बराबर है ना। हाँ लेकिन सर हेतु उसका क्या है, वो ड्राइवर है सर। नाइट ड्राइविंग रहती है उसकी, तो हम नहीं चेंज कर सकते। उसको ठीक है ना। बोला मैंने कि पर जागरण अगर हो हाँ रहा है, सर। 6 घंटे का जागरण हो रहा है तो दिन में 3 घंटे की नींद चाहिए, वो खाना खाने से पहले चाहिए, वो कर सकते हैं। हाँ रात जागरण है तो रात का खाना 12-1 बजे मत करो, बोलना है आपको 5-6 बजे ही खाना खाना है, ताकि वो जो है वो खाना जो है अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए। अग्नि जो खराब होने वाला है तो खाना कम करो, 5-6 बजे खाना खाओ, ये काम कर सकते हो। इस प्रकार से थोड़े डाइट बदल जो है करने पड़ेंगे आपको। समझ में बात आ रही है? हाँ यस सर। हाँ पर हाँ मुख्य जो चिकित्सा जो है कंडू है, प्रतिशाय है ना। और खाना खाना है, एक जगह बैठकर ड्राइविंग करना है ना। तो ये सगळं अपदर्पण के हेतु है। तो क्लेद बड़ा है क्या, कफ बड़ा है क्या, कृमि बड़े हैं क्या, वो देखो। हाँ और उसके अनुसार चिकित्सा करो। अपतर्पण करना है, ऐसे पेशेंट ने अश्वगंधा नहीं देना है, शतावरी नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, अपतर्पण करना है, बराबर है ना। अपतर्पण के लिए क्या क्या करना है वो चिकित्सा प्लान करो। समझ में आता है? कफ तो बड़ा ही है, इसमें पित्तानुबंध कितना है, बराबर है। हाँ हस्तपादादि स्वेद है, दाह है क्या, तृष्णा है क्या, मूत्रदाह है क्या, अक्षिदाह है क्या, वो देखो। हेतु में पित्त के हेतु कितने हैं वो देखो। और ये सब देखकर क्या देना है वो प्लान करो। फिर आपको मिलेगी कि कफ के ज्यादा हेतु है, पित्त के कम है, लक्षण भी कफ के ज्यादा है, पित्त के, तो कफ को स्थान में रखकर, मुख्य रखकर चिकित्सा करनी है। कफ पित्तग्न दोनों के हेतु समान दिख रहे तो पित्त पर पहले काम करना है। हाँ जागरण ये हेतु है, वात और पित्त बढ़ाने वाला हेतु है, साथ में अग्नि भी खराब करने वाला हेतु है, बराबर है। तो वो देखो, है ना। प्रतिशाय के इसमें आप देखोगे, आपका सामने अगर वाग्भट है तो निकालो, शिरोरोग अध्याय निकालो, उसमें हेतु में देखो, उसमें प्रतिशाय इसमें ये दिया है क्या, जागरण दिया है ना। जो जागरण करता है उसको शिरोरोग होते हैं। हाँ तो उसमें प्रतिशय विषय सब जब आ गया, बराबर है ना। हाँ तो ये हेतु है।
जागरण हेतु बहुत से व्याधियों का, तो ये निकालो, कफ कितना है, पित्त कितना है, काम किस पर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हेतु कम करने, और थोड़ा फॉर मॉडिफाई करना लाइफस्टाइल। अगर वो रात को जागरण करके आ रहा है तो सुबह आने के बाद नहाना और बोला खाना नहीं खाना, सो जाना। जितना सो रहे, जितना जागे हैं उतना आधा घंटा सोना, 6 घंटा सोए 3 घंटा सोना। सोने के उठने के बाद जो है क्या करना, खान पान करना। फिर खान पान में ऐसी कुछ चीजों में बदलाव करो ताकि वो उसका वात और पित्त ना बढ़े, क्लेद ना हो, है ना। क्लेद सिर्फ क्लेद खाने के बाद ही बढ़ता है ऐसा नहीं है। क्लेद जो है शरीर में, सिर्फ क्लेद कर आहार खाया, कफ कर आहार खाया ऐसे नहीं बढ़ता। अगर इससे तो बढ़ता ही है पर सिर्फ उससे नहीं बढ़ता, या फिर अति अम्बुपान किया तो उससे बढ़ गया, ऐसा नहीं होता। तो सिर्फ उष्ण आहार विहार कुछ हुआ, जागरण हुआ, उष्ण गुण शरीर का बढ़ गया, तो धातुएं जो है वो उष्णता के कारण क्लेद छोड़ती है ना। जैसे नॉनवेज खाने वाले लोग तो मटन बिटन आपने ये कर दिया, गर्म कर दिया, पानी बिना पानी डाला तो ये कर दिया तो पानी वो छोड़ देता है ना। तो सिर्फ हीट के कारण भी है, धातु जो है वो क्लेद जो है छोड़ देती है, तो उससे भी क्लेद बढ़ता है। समझ बात आ रही है। तो किससे बड़ा है वो क्लेद, क्लेद कर खा रहा है कि उष्णता जन्य कुछ खा, बोल रहा एंगल बहुत है केस को। अभी कैसा है, अभी एक इसमें लेक्चर में आप कितनी केस बताओगे और मैं कितना एक्सप्लेन करूंगा ऐसा है। हाँ, तो ये सब देखो। नहीं सर, दिनचर्या के बारे में मुझे कंफ्यूजन था, आपने वो क्लियर कर दिया। तो मुझे लगा कि खाली हेतु उसमें क्या करना है ये अभी पता चला सर। मतलब आने के बाद, होने के बाद अगर ये क्लेद भी बड़ा है और पूर्व सार्वदेहिक कंडू इस प्रकार से है, खाना खाने में ये है, तो उसको एक आधा चूर्ण अभ्यंग के लिए भी दे दो। जब नहाते समय अभ्यंग करने के लिए भी दे दो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रक्त दुष्टि जो है वो दूर हो जाएगी। बराबर है ना। प्रतिशाय में छींके ज्यादा है कि स्त्राव ज्यादा है, उस पर भी है। छींके ज्यादा है तो वात की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, वृषस्व व्याधि बताया है। और स्त्राव ज्यादा है और गुरुता है ये सिर को, तो कफ की इन्वॉल्वमेंट है। तो कफ के हेतु है क्या, कफ के हेतु नहीं है तो वात कफ को लेकर शिरस्थानी गया है। इस प्रकार की संप्राप्तियां बनती है। समझ में आता है। तो कैसे बनती है ना, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान करना। ऐसे। यस सर, थैंक यू सर। कुछ नहीं रहता, ये तीनों दोषों को लेकर, धातुओं को लेकर, गतियों को लेकर, गामित्व को लेकर, आयुर्वेदियों कुछ सिद्धांत है उनको लेकर, इसमें सब कुछ गाड़ियां हैं। ये छोड़कर कुछ नहीं है। ऐसे। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार। एक 7 वर्षाची मुलगी आहे आणि यापूर्वी एक 3 महिन्यापूर्वी ती आली होती की वजायनल इचिंग होते किंवा युरिनच्या ठिकाणी तिला युरेथ्रल इचिंग होते म्हणून आलेली. सो लोकल एक्झामिनेशन मध्ये काही नव्हतं. सो तिला काही पंचवर्कर क्वाथाने धावन पित्तशामक औषधं दिली, पित्त प्रकृतीची आहे. आणि स्कूल तिचं अगदी सकाळी 7 ते संध्याकाळी 3 पर्यंत, दुपारी 3 पर्यंत, नंतर क्लासेस, अशी खूप बिझी शेड्यूल आहे त्यांचा. सो तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला. पण काल तिची आई आलेली. मला ना का नाही? नाही. काल तिची आई आली ती या कंप्लेंट साठी की तिच्यामध्ये म्हणजे आम्हाला वाटत होतं की तिला वजायनल इचिंग वगैरे होते, पण आता आम्ही ऑब्झर्व करतोय की ती काय करते की टॉवेल दोन्ही मांड्यांमध्ये पकडून रब करते त्या ठिकाणी जेव्हा ती एकांतात असते. आणि तिला यापूर्वी असं होतं की ती लिफ्ट मध्ये पण जायला घाबरायची. 4 मजली घर आहे तिचं आणि 4थ्या मजल्यावर त्यांची बेडरूम आहे. तर ती प्रत्येक वेळी पायऱ्या चढून जाते, कधीच लिफ्ट मध्ये म्हणजे जात नाही. इतकी ती घाबरते त्या लिफ्टला वगैरे, म्हणजे भीती तिच्या याच्यात आहेच. कशामुळे झाली ते शोधून पण काढायला पाहिजे. मी बरेच प्रश्न विचारले तर त्यांचं म्हणणं आहे की एकदा ती फसली होती लिफ्ट मध्ये, त्याच्यानंतर तिला तसा त्रास झाला, पण आता ती जायला लागलेली आहे लिफ्ट मध्ये, कोणातरी सोबत जाते, अदरवाईज ती सोबत पण जात नव्हती. पण आता हा प्रॉब्लेम जो आहे हा जवळपास 2 महिन्यापासून आहे असं त्यांचं ऑब्झर्वेशन आहे की जेव्हा दुपारी शाळेतनं येते ती तेव्हा ती तसं वजायनल इचिंग करत राहते एकांतात असल्यानंतर. 7च वर्षाची आणि खूप विचारले प्रश्न, म्हणजे जेव्हा तिची केस घेतली तर तसं काही सापडलं नाही की कोणी तिला त्रास दिलेला आहे या काही मिसहॅप झालं, असं काही म्हणजे जाणवलं नाही. सो मग आणि ती खूप घाबरलेली आहे सध्या की आता सगळेजण रागवत आहेत तिला, आई वडील किंवा असं की असं का करतेस तू. सो अशा कंडिशन मध्ये काय करायला पाहिजे आपण? केसच कळाली पाहिजे, केसच नाही कशामुळे होतं हे कळालं पाहिजे ना. कारण 7 वर्षाचा आहे त्यामुळे काय बाकीच्या गोष्टी नसणार आहेत. बरोबर आहे.
त्यामुळे बघायलाच पाहिजे काय पण तुम्ही सगळं बघितलंय की तिथे अल्सरेशन डिटेल नाही आहे, रक्तवर्णता नाही, आईने विचारलं, वडिलांनी विचारलं, आईने विचारलं डिटेलमध्ये. सो आता ती म्हणजे काही नाही, मला फक्त तिथे इचिंग केल्यानंतर वजानली मला बरं वाटतं, छान वाटतं म्हणून मी करते. बाकी तिने काही सांगितलं नाही. पण ती एकंदरीत अशी थोडीशी टेन्स किंवा घाबरलेली आहे ती मुलगी, की मला आता काय करतील आई वडील माहिती नाही अशा टाईपचे. अदरवाईज तिला कंप्लेंट्स ऍज सच काही नाहीयेत, कारण लोकल काही नाही त्रास तिची आहे भीती कशामुळे ते करायला पाहिजे, तीच दूर करायला पाहिजे. ही अँझायटी आहे ना कुठल्याही गोष्टीची प्रत्येकाची, ती कुठल्या ना कुठली तरी गोष्टीत बाहेर पडते. मनुष्याला एक हे आहे, इन्स्टिंक्ट आहे की त्याला सुरक्षितता हवी असते. लक्षात, त्याला इन्स्टिंक्ट ऑफ सिक्युरिटी असं काय ते म्हणतात. काय तर कशात पण म्हणजे कुठल्याही गोष्टीत त्याला सुरक्षितता हवी असते. सगळ्या प्राण्यांना तो बेसिक इन्स्टिंक्ट दिलेला आहे की तुम्ही सुरक्षित राहिले, कुत्र्याला, मांजराला, सगळ्यांना, की तो बाबा ते शेडमध्ये झोपतात, कोण मारेल तिथे जात नाही, असं व्हॉटेवर. तर माणसाला पण तो इन्स्टिंक्ट असतो. आणि मग ज्यावेळी भीती कुठल्या तरी गोष्टीची झाली, लक्षात की त्या इन्स्टिंक्ट ती जी सिक्युरिटी जी आहे त्या सिक्युरिटीकडे माणूस जातो. मग काही जण बेसिक काही इन्स्टिंक्ट आहेत की आपल्याला भीती वाटली की आपण गुडघे जवळ करून झोपतो. लक्षात, झोपताना असं झोपतो की बाबा गुडघे जवळ, कारण आपल्याला ती फिलिंग येते की आपण गर्भाशयात जातोय परत. गर्भाशयात जसं आपण झोपतो ना, तर सगळ्यात सिक्युअर इन्स्टिंक्ट आहे की आपण झोपणं, गर्भाशयात जसं झोपतं बाळ तसं. आणि तो इम्पॅक्ट जो आहे 9 महिन्याचा, तो खूप काळ असतो आपल्या आयुष्यात. लक्षात, त्यामुळे झोपताना घाबरणारी लोक किंवा अशी लोक झोपताना तशी झोपतात. लक्षात. तर नंतर जसं वय वाढत जातं तसं आपण ती जी सिक्युरिटी आहे, सिक्युरिटीचा जो इन्स्टिंक्ट आहे, तो आपण वेगवेगळ्या गोष्टी शोधायला बघतो. मग काही जण नखं खातील, काही जण चॉकलेट खायला बघतात, काही जण मल्टिपल कॉफी पितील, काही जण असं काहीतरी एक बायपास काढतात. आणि तो अगदी असा बायपास काढतात की तो म्हणजे स्ट्रॉंग असतो, म्हणजे ते सवय सुटणं कठीण असते त्या बायपासची. लक्षात. आणि त्या स्टेजमध्ये म्हणजे काही मुलं घाबरली की अंगठा तोंडात धरतात, ज्यांचा सकिंग रिफ्लेक्स कमी झालेला असतो लहानपणी, म्हणजे आईचं दूध मिळालेलं नसतं, प्रॉपर दूध सक झालेलं नसतं, आणि तो सकिंग रिफ्लेक्स जो राहिलेला असतो तो भविष्यात तरुण वयात काय होतो की ती लहान मुलं जी आहेत ती काय असं टेन्शन आलं अभ्यासाचं, कशाचं, काही व्हॉटेवर, की ते अंगठा तोंडात घालतात आणि मग थोडा वेळ त्यांना बरं वाटतं. लक्षात. जरा वय वाढल्यानंतर परत स्मोकिंगची सवय लागणं त्या लोकांनाच फार स्ट्रॉंगली लागते. तर असं काय आहे, तसं काय तिला हे होतंय का ते शोधून काढायला लागतं. ती काउन्सिलिंगची केस आहे की समोर पेशंट व्हावा, खूप काउन्सिलिंग करायला हवं, कशामुळे काय होतंय, आणि तो भीतीचा जो आहे त्याचा बायपास वेगळीकडे करायला हवा. ती भीतीच नाहीच आहे, ती ज्याची भीती आहे तिला ते दाखवायला लागतंय, आहे की नाही, जेणेकरून येतोय आवाज? सर येतोय आवाज? तर जेणेकरून एक सांगते सर, ह्या केस मध्ये ना एक तिची युरिन टेस्ट करून घ्यावी, रुटीन मायक्रोस्कोपी. ते तो विषय आहे, शारीरिक विषय आहेच की, शारीरिक विषय आहेच की. तुम्ही योनी कंडू हे लक्षण अनहायजेनिक कंडिशनमुळे येणार आहे. लक्षात. ह्या सगळ्या शुक्रधातूचा विचार हे सगळं आलंच लक्षात. तिथे तेल, आता इचिंग होतंय तर तुम्ही ऍटलिस्ट निंब तेल लावायला द्या. म्हणजे जरी इचिंग झालं तरी त्याचं हे जास्त होणार नाही, जे काही मॅन्युफॅक्चरिंग ते होणार नाही. धावण्यानंतर तेल पिचू धूपन जे आहे ते करून बघा, कारण सूक्ष्म स्वतःमध्ये जर कफ बीप असेल, ह्या गोष्टी आहेतच. पण शिवाय हा सायकोलॉजिकल अँगल तुम्हाला मी सांगतो. शारीरिक काही नाहीये ऍट प्रेझेंट. म्हणजे सुरुवातीला जेव्हा ती आली होती ना, तेव्हा कसं असतं, खूप माणूस आहे ना हायपर ओव्हर थिंक करायला लागला तर प्रत्येक माणसाचा काहीतरी इन्स्टिंक्ट असतो. काही जण असे खांदे उडवून राहतात, असे खूप प्रत्येकाचे वेगवेगळे आहेत. काही जण बसल्या बसल्याचे पाय मारत बसतात. लक्षात. प्रत्येक माणूस हा विविधतेने नटलेला आहे. लक्षात. तसे काय तिचे इन्स्टिंक्ट आहेत, परत भविष्यात तोच इन्स्टिंक्ट मोठा होऊन व्यसन नावाची गोष्ट घडते किंवा त्रासदायक ठरतो, है की नाही. असे फार वेगवेगळे आहेत. अशा क्राईम्स पण होतात भविष्यात मोठे मोठे. काही क्रिमिनलने असंच मारलेलं आहे लोकांना, म्हणजे बरं वाटतं मरताना बघून, असं. त्याच्यात काय त्याचा हेतू नाही, मागं बॅकग्राऊंड नाही, काय नाही. म्हणजे एक गोष्ट कुठल्या पण थराला जाऊ शकते. तर ती सायकोलॉजी बघायला लागते आणि मग तिथून ते शोधावं लागतंय काय. मागच्या वेळी मी जे केस विचारली होती ती हेअर पुलिंगची होती, ट्रायकोटिलिमनिया. 8 वर्षाचा मुलगा होता त्याचं.
आणि आता अशा केसेस भरपूर वाढलेल्या आहेत सर. या म्हणजे अगदी असं टीनेजर ग्रुप पुढच्या भविष्य काळात मानसशास्त्रज्ञ किंवा सायकोलॉजिस्टला खूप काम आहेत. हो, खरंच म्हणजे काउन्सिलिंग नुसतं मोबाईल करायला पण ऍडिक्शन काम आहे आहे. किंवा मोबाईल जेव्हा तुम्ही देत नाही त्यांना, तर ते जे त्यांना विड्रॉल सिंड्रोम सारखे दिसतात त्यांना अक्षरशः, की म्हणजे एकदम टँट्रम्स करायला लागतात मुलं ते दिलं नाही. आणि तुम्ही असं ओरडू नाही शकत की तुम्ही मोबाईल घेऊ नका, बघू नका. तुम्ही त्यांचं पोटेन्शियल जे आहे, जी त्यांची स्टॅटिक एनर्जी आहे ना, ती तुम्ही त्यांना वेगवेगळ्या कामात गुंतवा. म्हणजे वेगळी कामं म्हणजे इन द सेन्स स्केचला पाठवा, काही कुठले टायकंडो असेल त्याला पाठवा, स्केटिंगला पाठवा, व्हॉटएव्हर जिथे फिजिकल एनर्जी त्यांची लागेल. अभ्यासाचं जास्त बर्डन न करता इकडे त्यांना हे जर केलं तर ऑटोमॅटिकच स्क्रीन टाईम कमी होईल. ऑटोमॅटिकच ते हे होईल. त्यातल्या त्यात तुम्ही करू शकता. नंतर तरुणपणात जो काही स्क्रीन टाईम वाढणार आहे त्याच्यावर तुमचं कंट्रोल नाही. पण आत्ता जोपर्यंत तुमचं कंट्रोल आहे काही वर्ष, आलं लक्षात, 15-20 वर्ष ती तुमच्या हातात आहे. ती तेवढ्या वर्ष तुम्ही काम करू शकताय. त्याच्यानंतर काय तुमच्या हातात काही नाही. त्यामुळे काळ हा बदलणार आहे आणि भयानक पुढचा काळ येणार आहे. त्यात काही विषय नाही. तर त्या काळानुसार ती सोल्युशन मिळत जातात. आजारांचं स्वरूप बदलतं, सगळं होत असतं, चालू असतं, आहे की नाही. आपल्याला वाटलं प्लॅस्टिकने हे होईल, ते होईल, ते डिग्रेडेशन नाही, त्याचं कसं होईल, आणि प्लॅस्टिक खाणारं फंगस पण निर्माण झालं. तेव्हा प्रकृती तिचं करत असते काम, आहे की नाही. आपल्यालाच सोल्युशन्स नाहीत खूप गोष्टींना, प्रकृतीला आहेत सगळी सोल्युशन्स. असं अजून काही केस आहे का? अजून एक केस, और इसके लिए जो है साइकोलॉजी की बुक्स मिलती है, छोटी छोटी क्यों ना हो. MA साइकोलॉजी जो करते हैं उनसे वो एक करो और पढ़ो, फिर थोड़ी मास साइकोलॉजी पता चल जाती है, कॉमन साइकोलॉजी पता चल जाती है, और इसका फायदा होता है पेशेंट चेक करते समय. बोलो. 36 इयर फिमेल आहे. तिला 1 वर्षापासून वॉटरी डिस्चार्ज म्हणजे व्हाजायनल डिस्चार्ज आहे सर, आणि इचिंग आहे. ॲलोपॅथीचे सगळ्या ट्रीटमेंट झालेले आहेत सर. पेस्ट्रीज वगैरे यूज झालेले आहेत, अँटीबॅक्टेरियल, अँटीफंगल सगळं यूज करून झालेलं आहे सर. तिला काहीच कमी नाही. मग पॅप स्मेअर करून घेतलं तर इकोलाय पॉझिटिव्ह आले सर तिला. तिला पूर्णपणे आयुर्वेदिकच ट्रीटमेंट हवी आहे. मग मी तिला आता धावन वगैरे सजेस्ट केले सर. देखो जब स्त्राव ज्यादा रहता है तो ये द्रव गुण प्रधान संप्राप्ति है. तो द्रव गुण प्रधान संप्राप्ति जब रहती है तब देने वाली चिकित्साओं में चूर्ण रहना चाहिए, उपक्रम में धूपन जैसा उपक्रम रहना चाहिए. ये पहली बात, ये करो. तो जो पिचू दे रहे हो तो वो चूर्ण से लिप्त ऐसा पिचू दे दो. धूपन करना है तो धूपन करो. धूपन जो है वृक्ष और उष्ण इस प्रकार से है तो क्षेत्र शोषक है, इस प्रकार से दे दो. पेट में जो दवाई दे रहे हैं तो पिचू से पहले धावन करना नेसेसिटी है कि डायरेक्ट धावन करो ना. फिर धावन किससे करोगे? हमें द्रव गुण से विपरीत चाहिए तो कषाय रस से धावन करोगे, है ना. कषाय रस से धावन करना. तो ये करो. तो कषाय रस क्या करता है? शोषण कर देता है ना. तो कषाय त्रिफला क्वाथवित से धावन करो और फिर धूपन करो. धूपन से बहुत फायदा मिलता है. जिस स्रोतसों में आपकी दवाइयां पहुंच नहीं सकती उस स्रोतसों में वायु पहुंच सकता है, धुआं पहुंच सकता है, तो धूपन कर सकते हो. सिंपल किसी भी चीज से अगरू बिगरू जो धूपन करने वाले द्रव्य हैं उनसे धूपन कर दो. ऐसा करो. ऐसा करोगे तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा. धूपन से बहुत फायदा होता है. ऐसा. चूर्ण में कौन से चूर्ण यूज कर सकते हैं? पुष्पानुक चूर्ण यूज करी हुई है हाँ, पुष्पानुक कर सकते हो. कषाय रस के कोई भी कर सकते हो. लोद्र कर सकते हो, है ना. ऐसा. द्रव कम करने वाला क्या है वो कर सकते हो. हेतुओं में द्रव गुण प्राधान्य करके क्या है, क्या वो देखो. अति अम्बुपान है क्या, दिवास्वाप है क्या, ऐसी कुछ संप्राप्ति, वात रक्त पित्त की कुछ संप्राप्ति बनी है क्या, ऐसा ये देखो. वो है तो वो बंद करो. जागरण करोगे तो स्निग्धता बढ़ेगी, क्लेद बढ़ेगा. सॉरी, दिवास्वाप करोगे तो स्निग्धता बढ़ेगी, क्लेद बढ़ेगा, है ना. तो वो देखो. और इस प्रकार से करोगे तो स्त्राव बंद हो जाएगा. मतलब उसकी कंप्लेंट क्या रहती है सर? डिस्चार्ज तो होता है, उसके बाद ड्राई वजाइना हो जाते हैं, यही मेन कंप्लेंट है सर. उसमें दोष कौन सा, ये डायग्नोस करने में कंफ्यूजन हो रहा है. मतलब डिस्चार्ज तो स्त्राव जो है वो पतला होगा, इसका मतलब है ना. स्त्राव अगर पतला होगा तो वातिक है, वो
वातिक स्त्राव है, वातिक स्त्राव है तो वात की चिकित्सा करनी है ना। तो फिर ये नहीं करना, चूर्ण बिर्ण नहीं करना। तो वात की चिकित्सा क्या है, तेल है ना। तो नींब तेल का पिचू इस प्रकार के, या फिर एलादी तेल का पिचू, हाँ इस प्रकार के पिचू उसको रखने के लिए बोलो। स्त्राव के बाद रुक्षता आती है तो वातिक स्त्राव है ना, वो पतला स्त्राव है। हाँ तो वातवर्धक कुछ हेतु है क्या, वो देखो उसके। जी जी सर। ठीक है, हाँ सर। ऐसा है। स्त्राव में भी दोषानुबंध ये है ना, कौन सा दोष प्रारंभ करके ऐसा। हेलो सर। हेलो सर। बोलो। हाँ सर, सर एक जेंट्स पेशंट है सर, 65 ईयर मेल पेशंट। सर प्रधान लक्षण आहे सर कटिशूल सायटिका सारखं पेन आहे सर, कटिशूल, जानुसंधी शूल, शोध पण आहे सर, आणि सर बसून उठलं की सर त्रास होतो, म्हणजे बसताना उठायला खूप त्रास होतो सर. मूत्रकुच्च आहे सर, लॅसिकचे सर औषधी घेत असतात सर, लघवी साफ होत नाही म्हणून. दुसरं सर फायलेरियाची हिस्ट्री आहे सर, त्यांना एका पायाला सुजन आहे आणि पाणी किंवा चिखलात गेले की त्यांचा पाय सुजतो सर एक. आणि सर कटिशूल कटिशूल प्रातस्तंभ आहे सर जास्त. बाकी सर आस्तेपाक आणि स्वेद, थोडं स्वेद जास्त आहे सर, थोडं फॅटी आहेत सर. अनियमित मलप्रवृत्ती आहे. आणि सर मूत्रदाह आहे, रसक्षयाची लक्षणं आहेत सर. हेतूंमध्ये सर त्यांचं चहा 5 ते 7 वेळ घेणं आहे सर. वीकली किंवा 15 दिवसांनी 3 ते 4 वेळा ड्रिंक होऊन जातं सर. आणि नॉनव्हेज 2 ते 3 वेळा आहे सर. मिरची थोडी खाण्यात थोडी जास्त आहे सर. आणि सर त्यांचा ॲलोपॅथीनुसार डायग्नोस मध्ये सर त्यांना L3, 4, 5 मध्ये सर डिजनरेशन चेंजेस आणि पोट्रुजन बल्क असं दाखवलं आहे सर. तर सर आता मी पित्तालाच थोडं पित्त दोष धरूनच सर चिकित्सा केली आहे सर. आता थोडंसं मूत्र आणि पहिले सगळं बंद केलं का, चहा बिया, चाय भी पी रहे हो? चहा कमी केला. कम भी नहीं, बंद Drink करने थोड़ा बोलना चालू है उनको, कम नहीं कुछ होता। चाय कम करना, दारू बंद करना, ये सब कुछ बंद करना, तब जाके पता चलेगा। हाँ ऐसा बोलना उनको। और अभी स्वेदाधिक्य है क्या, हो सर, तृष्णाधिक्य है स्वेद थोडं क्या? जास्त आहे. आता मला आस्तेपाक असतं सर, पोट नाही साफ होत. हाँ आणि कटिशूल पोट पूर्ण नाही साफ होत सर. हाँ आणि कटिशूल सर सकाळी खूप असतं. आणि सर जानुसंधी शूल आणि असं कडक झाले सर पोटली, असं त्यांना टाईट, म्हणजे असं हेवी वाटतं एकदम, बसता नाही सर स्वेलिंग मुळे. कारण अमावस्था पण आहे आणि पित्तानुबंधता पण आहे, पित्तानुबंध पण, बरोबर आहे ना. हो सर. असं सगळंच आहे, गोंधळ आहे, बरोबर आहे की नाही. हो हो. आणि सर फायलेरिया आहे सर, फायलेरिया एका पायाला सुजन आणि सर थोडं आहे सर. तर आता त्याला चिखलात गेली की सर त्याला काय नाही सर, पाणी किंवा चिखलात गेले की सर स्वेलिंग वाढतं त्यांची पायांची, फायलेरियामध्ये. बर, आता सर काय करता येईल? आता काय नाही करता येईल. आता त्याला देताना, त्या पेशंटला देताना अमृता, देवदार, आणि हे पण आहे ना म्हणताय, थोडं दाह पण होतो सर, मूत्रदाह, आस्तेपाक, थोडं स्वेद जास्त आहे. अमृता, देवदार, पटोल, अल्प प्रमाणात कुटकी टाकायची लवकर कमी होण्यासाठी. म्हणजे आता सपोज अमृता 4 चमचे असेल, देवदार 4, पटोल 4, कुटकी 1 चमचा. आले का लक्षात? आणि चंदन, श्वेत चंदन, ते 4 4 4 4 4 4 16 आणि 17, 10 दिवसाचं औषध झालं. ते अर्धा चमचा सकाळ दुपार संध्याकाळ द्यायचं. सर तुम्ही कुटकी 1च चमचा सांगितली, कारण कुटकी पित्ताचा स्राव जास्त करते म्हणून का? नाही नाही, कुटकीने वॉटरी डिस्चार्ज व्हायला हे होतं ना, जुलाब लागतं. ओके 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 ओके. विरेचक आहे. पित्ताचं शोधन करते. ते एक चमचा दिला की तेवढंच होऊ दे, हळूहळू होऊ दे, तेवढी इनफ असते 1 चमचा. चांगली कुटकी बघा, म्हणजे माझी तर मी 1 चमचाच वापरतोय, लगेच कमी होतं. तर अमृता, देवदार, पटोल. अमृता, पटोल, चंदन बिंदन आहे ते पित्तजय शोथामध्ये आलेलं आहे. देवदार शोथाच्या अमावस्थामध्ये आलेलं आहे द्रव्य. आलं लक्षात? कुटकी पण पित्त शोथामध्ये आलंय, म्हणजे दाह, अंतर्दाह, शोथ, हे ब्लाबला ब्लाबला सगळं जे आहे ते कुटकीने कमी होतंय. आलं लक्षात? संधिपातिक अवस्था असेल शोथाभिताची तर ते त्याच्यात कुटकी आलेली आहे. तर हे द्या पहिला. मूत्रकुच्च होतंय कमी की देवदार, देवदार मूत्रकुच्चामध्ये आलेलं आहे.
ठीक आहे. तर हे ते सर म्हणजे पित्त शोथासारखं सर ट्रीटमेंट करायची ना सर, विरेचन पण सर चालू केलं होतं. तिथपर्यंत होतच ना आपल्याला. बाकी सर डिजनरेशन चेंजेस काही आणि नाही सर, ते नाकी स्नेह आणि कमी होऊन जाईल. अवरोध आहे तो कटिशूल पिटिशूल नाही कमी येणार सगळ्यांनी, देवदार बिवदारने. एवढं पहिला सुरू करा, मग लक्षणं कशी कमी होत आहेत त्यानुसार चेंज करा. आलं लक्षात? जी सर. 6 वाजता सर गेल्यानंतर मग सर फक्त निरामायची चिकित्सा करायची का सर फक्त? हा, हे पहिला करा, मग त्याच्यानंतर लक्षणं बघा काय होतात कमी. आणि मग नुसतं कटिशूलचं आहे, आता स्तंभ नाही तेवढा, असं तसं बोलेल तो. लघवीला आता व्यवस्थित जरा होते, तर 10 तेवढा होत नाही, असं सगळं बोलायला लागलं की मग त्यानुसार सुरू करा. लघवीचं प्रमाण कमी होऊन जाईल जरा. ठीक. ओके. कुटकी फार सुंदर पद्धतीने पित्ताचं शोधन करते. म्हणजे माझ्याकडे परवा केस आलेली, माझ्या मित्राचीच वाईफ होती आणि तिला बहुपित्त कामला झालेला, ते काय 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 त्याचे हे वाढलं तिचं बिलिरुबिन आणि हे ते, आणि अचानक वाढलं. आधी ती कॅन्सरची पेशंट होती, ते त्यातून ती बरी झालेली, त्याचा तो विषय नाही. मग ती कामला झाली तिला, आणि मग 2-3 दिवस झालं ते कमी होईना 5-6 दिवस ते त्यांनी काय 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 एन्झाईमच्या गोळ्या हे ते दिलं, तरी पण ते काय पिवळेपणा जाईना, आणि संडास पण काही नीट साफ व्हायची नाही. बहुपित्त कामला होती. आणि मग त्याच्यात हिचं आलेलं मला माझ्याकडे घेऊन, कारण आधी कॅन्सर हे झालेलं, त्यामुळे ते घेऊन आणला परत. मग तिला धमासा पटोल असं देऊन कुटकी दिलेली 1 चमचा. आणि मग दुसऱ्या दिवशी, आणि भूक नव्हती तिला, अजिबातच भूक नव्हती, पूर्ण भूक गेलेली तिची. आणि खा म्हणतो ते ॲलोपॅथी डॉक्टर, उसाचा रस पी, हे पी ते पी, आणि पेशंटला भूकच नाही, आहे की नाही. मग झालं, मग ते दिलं. आणि मग दुसऱ्या दिवशी तिचा फोन आला, मी ड्रायव्हिंग करत होतो, बाईकवर होतो त्यावेळी. फोन आला की मला काय काय बोलत होते, मला ते ऐकायलाच येत नव्हतं ब्लूटूथने. मग मी थांबलो, मला वाटलं काय कॉन्स्टिपेशन झालं, काय सिरियस झाली काय केस, असं वाटलं. मग नंतर थांबलो, फोन केला, तर ती म्हटली संडासमधून पिवळं पाणी पडतंय, म्हणजे संडासला पिवळी होती. म्हणजे काय शोधन होत असेल बघा 1 चमचा कुटकीने, आणि पिवळं पाणी पडते. बोल भूक कशी आहे, आत्ता भूक लागायला लागली, म्हणजे संडास पिवळं पाणी पडल्यापासून 1 दिवसात काम झालं. आणि किती फास्ट पाहिजे आयुर्वेद, आहे की नाही. 10 दिवस तेच करत होते ते, एन्झाईम देऊन हे देऊन ते देऊन, आणि लिव्हर 52 आणि हे काय 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 चालू होतं. आणि झालं, भूक झाली. दुसऱ्या दिवशी पाणी कमी झालं, म्हणजे पिवळेपणा तो कमी झाला संडासचा, आणि चांगली भूक लागली. 2 दिवसात माणूस कडकडीत. अशी कुटकी मस्त द्रव्य आहे. कुटकीवर व्हिडिओ बनवला असेल, बघा तो, असेल नसेल तर बनवूया. शोधन करते. नाहीये सर व्हिडिओ कुटकीवर. सर कुटकीवर व्हिडिओ बनवा. म्हणजे पूर्वीची माणसं म्हणतात ना, चुटकी वाजवता कुटकी काम करते, अशी चुटकी वाजवेपर्यंत कुटकीने काम केलेलं असतं. अशी कुटकी, पण तिचं मात्रा तेच, तुमची कुटकी तुमच्याकडे आलेली किती हे आहे वीर्यवान, आणि तुम्ही किती त्याच्यावर हे केलं. प्रत्येकाचे जजमेंट असते ना द्रव्यांची तुमच्याकडे असलेली, तसं. मग ते भारी वाटलं ना. तर तिला ते पिवळं पाणी पडते, भीती वाटली तिला, नाही संडास वाटे. म्हणलं काय नाही, ते तुमचं सगळं पित्त आहे ना, ते पडून जाते म्हटले. लिटरली पिवळं पाणी कसं असतं कलरचं, एवढं पित्त होतं शाखागत केलेलं, म्हणजे असं ते आपल्याला एकदम अभिमान वाटतो ना आपल्या द्रव्यांचा, असलं काय झालं की, आहे ना. आणि लगेच तुम्ही ती संडास झाली, आणि आत्ता भूक लागायला लागली. म्हणजे आत्ता मी जेवले खरं अर्थाने, बोले 10 दिवस नीट जेवत नव्हते, बारीक झालेली ती बाई, असं. मग अजून किती फास्ट करायचं काम, आहे की नाही. आता मी ॲलोपॅथी करत असतो की मी काय दिलं असतं, आहे ना. लिव्हर 52 दिला असतं, आणि काय देऊन काय दिलं असतं. असं आहे. कितीतरी केसेसमध्ये असा विचार केला याच्यावर काय दिलं असतं, तर काय उत्तरच मिळत नाही. म्हणजे असं आहे. असलं कुठलं द्रव्य आहे की ते पित्ताचं शोधन करेन, संडासाठी पित्त काढेल तुमचं. बोला. हॅलो सर. बोला. मला पण तुम्ही तसंच दिलेलं सर. माझा पण कामला सरांनीच ट्रीट केला, आणि मी कुठलंही ॲलोपॅथी औषध नाही घेतलेलं. कामल्यासाठी दिलेलं होतं ते फार पूर्वी असेल, 1-2 वर्षापूर्वी, आहे ना. हा, लास्ट इयर 1 वर्ष झालं. एवढी भारी आपली द्रव्य आहेत, है ना.
सर स्कॅबीजचा कसा विचार करायचा सर? खूप क्रोनिक पेशंट्स येतात आणि वारंवार रिपीट होतात सर. आता पावसाळ्यात बरेच कसं आहे, स्कॅबीचे पेशंट. स्केबीज आपल्याकडे आला. स्केबीज होतो कसा आहे, तो मायक्रोबॅक्टेरियल स्कॅबाय जो आहे ना, तो मायक्रोबॅक्टेरियल नाही, मायक्रोबॅक्टेरियल आहे काय स्कॅबाय काय माहिती. तर तो स्कॅबाय जो आहे तो ते हे करतो, मस्क्युलर म्युकोजल लेअर मध्ये तुमच्या एपिथेलियल मध्ये होल तयार करतो आणि अशी फ्लास्क शेप होल तयार करतो, अशी कॉलनी तयार करतो तो. आणि ती कॉलनी तयार केली म्हणजे सोसायटीत फॉर्म झाल्यासारखं होतं आणि संध्याकाळचं ते ऍक्टिव्ह होतात. ऍक्टिव्ह झाले की संध्याकाळी खाज उठायला लागते आणि आपण खाजवलं की आपण कॉलनी त्यांच्या डिस्ट्रॉय करतो त्या स्कॅबायच्या. कॉलनी जेवढी डिस्ट्रॉय करतो तेवढं आपल्याला बरं वाटतं. असं ते प्रकरण आहे की नाही. आता प्रकरण इथपर्यंत सगळं सोपं आहे. आता ते फंगस आहे, क्लोट्रिमायझोल दिलं, फंगस मेली, स्कॅबाय गेला, इथपर्यंत प्रकरण सोपं आहे, बरोबर आहे. पण तसं प्रकरण होत नाही. आणि ज्या गोळ्या क्रीमच्या बनवल्या त्या बिक्लोमेथाझोन, क्लोबेटाझोन, जेंटामायसिन. काय जेंटामायसिनची काय गरज आहे ना, अँटीफंगल, पण ते दिलं जातं सगळं कॉम्बिनेशन. स्टिरॉइड दिलं जातं आणि तिथं प्रकरण वाढतं. आणि मग ते सगळं स्टिरॉइडचं ऍप्लिकेशन. स्टिरॉइडचं काम काय, इम्युनोसप्रेसंट आहे, म्हणजे जिथं लावाल तिथली इम्युनिटी कमी करणार आहे, बरोबर आहे ना. ऍक्टिव्ह इम्युन डिसीज मधलं औषध आहे, बरोबर आहे की नाही. आणि तिथं ते लावलं जातं आणि मग स्टिरॉइडचे जे साईड इफेक्ट आहेत की तिथली सेल मेडिएटेड इम्युनिटी ती कमी होते, तिथली त्वचा हायपर सेन्सिटिव्ह होते, पातळ होते. आणि आतापर्यंत फंगस जी काय त्वचा मारत होती, म्हणजे त्वचेकडून मारली जात होती, बाहेरचं कुठलंही इन्फेक्शन, बॅक्टेरियल असेल, फंगस असेल, ती त्वचेची मारण्याची क्षमता आहे, ती क्षमताच नष्ट होऊन जाते. आणि मग ती स्कॅबायची मग काम त्याला हे करत नाही, काय करत नाही, दाद देत नाही कॉम्बिनेशनला. मग लोशन लावली जातात आणि मग त्या एवढूशा स्केबीजचं एवढा मोठा हत्ती केला जातो. आणि मग पूर्वीच्या काळी स्केबीज म्हणजे काय, एक दिवस लावलं औषध, 2 दिवस स्केबीज जायचा. आणि आता वर्षानुवर्ष स्केबीज जात नाही, असं आहे. आणि मग त्याला कारण ही इंटरव्हेन्शन्स आहेत, बाकीची ही औषधं आहेत जी नको असताना वापरली गेली आहे, बरोबर आहे की नाही. तुम्ही प्लेन क्लोट्रिमाझोलची द्यायला पाहिजे, पण पटकन रिझल्ट पाहिजे, इन्फ्लेमेशन पटकन गेलं पाहिजे, स्पीड पाहिजे. त्या स्पीडच्या नादात गोंधळ करून टाकला सगळा. आणि मग आता त्वचा डायर्मेटॉलॉजीची प्रॅक्टिस बघाल, 25-30 पेशंट असतील, त्यातले 10-15 स्केबीजचेच पेशंट असतात. हे सांगायला येत असतात की नाही अजून खाज कमी आली, अलग लक्षात. आणि वर्षानुवर्षे एवढंसं स्केबीज वर्षानुवर्षे त्या पेशंट त्या आजाराला तुम्ही यापुढे करून टाकलं, हे की नाही, सुखसाध्य आजार. मग आपलं आता काम काय आहे की नुसतं फंगस मारणं हे काम तर आहे, तर काम आहेच. पण आपलं काम आहे की त्वचेवर ज्या स्टिरॉइडने वाट लावलेली आहे, त्वचेचं जे काही हे जे आहे, हेल्दी त्वचा जी आहे ती चांगली करणं. मग त्यासाठी काय करायचं, साबण बंद करायचा, स्टिरॉइडची ऍप्लिकेशन बंद करायची. त्वचेचं हीनयोग कशाने होतो की अभ्यंग न केल्याने. तर पहिला बघायचा, जी घामाची जागा असेल तर तिथं अभ्यंगाचा अट्टास करायचा नाही, कारण परत ऑइल आणि पाणी एकत्र आले की परत इमल्शन तयार झालं की परत फंगस लवकर वाढते. त्यामुळे ती जागा कोरडी ठेवण्यापेक्षा स्वच्छ ठेवणं, कोरडी म्हणता येणार नाही. दुसरी गोष्ट, ते सल्फरचे सोप बीप काय असतील त्या आणि त्वचा कोरडी करतात, ते बंद करणं. सोप ऍप्लिकेशन बंद केली की त्वचा आणि चांगली व्हायला लागते, त्याचा पोत चांगला व्हायला लागतो त्वचेचा, लक्षात. निंब तेलासारखी तेल दिवसा लावायची, रात्री कोरडं करायचं, रात्री लावून नाही टाकायचं. किंवा कुठं जिथे तुमचं घाम येणार आहे अशा वेळी किंवा अशा ठिकाणी त्यावेळी तेल बिल लावायचं नाही, त्यावेळी कोरडं ठेवायचं. आंघोळीच्या वेळी लेप द्यायचे निंबासारखे. तो कसा, आता स्केबाय तो त्यांच्या दृष्टीने, आपल्या दृष्टीने तो कफज म्हणजे कंडूच जास्त असेल, रक्तवर्णता. शेवटी कसं आहे बघा, एक स्केबीज असला तरी तो पित्त प्रकृतीमध्ये सिम्टमॅटिकली वेगळा दिसतो, कफ प्रकृतीमध्ये सिम्टमॅटिकली वेगळा दिसतो आणि वात प्रकृतीच्या सिम्टमॅटिकली वेगळा दिसतो. वात प्रकृतीमध्ये त्याच स्केबीजचं लवकर त्या क्रीमचं हे होतं, काय होतं की साईड इफेक्ट दिसायला लागतात, म्हणजे त्वचा काळवंटे, काळी पडते, सुकते, अशी वात प्रकृतीमध्ये दिसायला लागतात. पित्त प्रकृतीमध्ये तिला लालसर लालसरपणा सतत राहतो त्या स्केबायमध्ये, लक्षात. आणि कफामध्ये कंडू जास्त राहतो, त्याच्या स्त्राव बिव पण येईल, लसिका म्हणजे खाजवलं की पाणी सुटतं, असं पण असतं. म्हणजे आपल्यानुसार हे असं आहे, लक्षात. मग त्यानुसार लेप बीप काय जे आहेत ते द्यायचे. आणि असं केलं तर कुठे तो स्केबीज बरा होतो 2-3, 4-5 महिन्यात, लक्षात. कमी पण महिने लागतील, जास्त पण लागतील, पण हे सतत करावं लागतं. त्वचा विकाराची सगळी पथ्य पाळावी लागतात. अभिसंधी आहार विहारापासून जी कुष्ठात सांगितलेली हेतू आहेत ते सगळे बंद करावे लागतात. आणि असं केलं तर चांगला रिझल्ट मिळतो.
वेळ लागतो म्हणायचं, पण हे त्यांना सगळं एक्सप्लेन करायचं का असं झालं, लक्षात तुम्हाला का वेळ लागतो, आणि असं केलं तर मग तो जो गजकर्ण आहे तो जातो. असं शक्यतो लेप देणं आंघोळीच्या वेळी, निंब, लोध्र, खदीर असे लेप बेप देणं, तेलांमध्ये निंब तेल, करंज बिरंज, खूप कफानुबंधी असेल तर करंज बिरांचा, नॉर्मल असेल पित्त कफज असेल तर निंब तेल प्लेन, असं अशा प्रकारचं तेल देणं आणि पोटातून औषध देणं, हे सतत केलं तर ते प्रकरण आपल्या हातात येतं. असं आणि ऍप्लिकेशन बंद करायचं स्टिरॉइडचं सगळं. ओके सर. हां सर, पेशंट कसे येतात आयव्हरमॅक्टिन आणि बीबी लोशन लावून त्यांना फरक पडत नाही महिनाभर. आणि आता इथे लेबर्स वगैरे असे पेशंट असतात सर, तर खूप त्यांना म्हणजे हाताच्या मध्ये किंवा बोटांच्या मध्ये, हातापायांच्या, मांडीच्या कॅपच्या मध्ये तिथे खूप असे बारीक असे बीळ करून राहिल्यासारखे आत असतात सर. त्यांना ते तसं सांगायचं आणि पोटातून तशा पद्धतीची औषधं सुरू करायची, जेणेकरून रक्त तसा चांगला होतो तयार. रक्त चांगलं झालं, मांस तयार झालं, चांगलं झालं की त्वचावरची तयार व्हायला वेळ लागत नाही चांगली. की त्वचेत एवढी कॅपॅसिटी आहे की कुठलंही फंगस, बॅक्टेरियल कुठलंही इन्फेक्शन बसणार नाही, की त्याच्या विरुद्ध लढेल एवढी कॅपॅसिटी त्वचेची आहे, पण ती वापरली जात नाही. बरोबर आहे की नाही या गोष्टींमुळे. तर हे करायचं, साबण पहिला बंद करायचं. त्वचेची पथ्याचा कागद असा तुम्हाला दिला असेल तर बघा, तर तसा लिस्ट लिहून द्यायचा आणि तो द्यायचा त्यांना. ओके सर, असं करायचं. चालेल. थँक्यू सर. चला 1 तास झाला, थांबूया. नाही ना कोणाचे प्रश्न? थँक्यू सर. चलो ओके.